गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के क्लास में हम लोग देखने चल रहे हैं क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या देखने चल रहे हैं? क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसमें हम लोग क्वांटिटी की बात करेंगे, दैट मीन्स वेट की बात करेंगे, है ना। जरूरत पड़ने पर वॉल्यूम की बात करेंगे, करंट की बात करेंगे, टाइम की बात करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, इन सब के अमाउंट के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करने से सबसे पहले आप लोग एक चीज सीख लेते हैं हम लोग कि एक मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा। देखिएगा ध्यान से, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा। ठीक है, अब आप ही बताइए कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है। 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है। कितना इलेक्ट्रॉन पर? एक इलेक्ट्रॉन पर। तो बताओ, आपको एक मोल चाहिए, एक मोल की वैल्यू कितनी होती है नंबर्स में? 6.022 इंटू 10⁻23, जिसको आप एवोगाड्रो नंबर के नाम से भी जानते हो, है ना। एक मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। अब चलो बात करते हैं हम लोग। तो बताओ, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, एक मोल का वैल्यू कितना है? 6.022 इंटू 10⁻23। इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर इन दोनों नंबर्स को गुना कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 96487 कूलम। 96487 कूलम चार्ज, जिसको राउंड फिगर में हम लोग 96500 कूलम कहते हैं। और आगे चल करके इसी को बोलते हैं चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 96500 कूलम, या इसी को बोलेंगे एक फैराडे। एफ मतलब क्या है यहाँ पे? फैराडे। फैराडे एक माइकल फैराडे वैज्ञानिक हैं, उन्हीं के रेस्पेक्ट में एक मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है ऑलमोस्ट 96,500 कूलम, 96,500 कूलम, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक फैराडे कहते हैं। बहुत जगह इस नंबर का यूज होने वाला है, इसलिए इस नंबर को दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। अच्छा, एक चीज और देख लो, जो इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक्चुअली क्या होता है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बेसिकली जो फेनोमेना होती है, वो फेनोमेना क्या होती है? इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या होती है? इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइसिस में कैथोड पर अलग प्रोडक्ट बनता है, एनोड पर अलग प्रोडक्ट बनता है। तो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में हम लोग उनके वेट की बात करेंगे, हम उसके वॉल्यूम की बात करेंगे, हम करंट की बात करेंगे, हम टाइम की बात करेंगे, ठीक है, हम चार्ज की बात करेंगे। इन सब की बात करेंगे किसमें? क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी मतलब अमाउंट के बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। ठीक, अब चलो इसमें एक्चुअली हम लोग क्या देखने वाले हैं? तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या देखने वाले हैं? फैराडेज लॉज कह दीजिए ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस उसी से पता चलेगा कि कौन कितना बनेगा या कितना कंज्यूम होगा। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से फैराडेज ने 2 लॉ दिए हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए, फर्स्ट लॉ एंड दूसरा सेकंड लॉ। आज के क्लास में हम लोग किसको देखने वाले हैं? फर्स्ट लॉ को देखने वाले हैं। आज की क्लास में क्या देखने वाले? हमारा हेडिंग क्या होने वाला है? फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, क्या कहता है फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस? देखिएगा, द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन occurring
at any electrode during electrolysis by current is directly proportional to electricity passed given to electrolyte आइदर सॉल्यूशन फॉर्म में हो या फिर मोल्टेन स्टेट में हो, फर्क नहीं पड़ता है। क्या कहा फैराडेज फर्स्ट लॉ कि द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन अकरिंग एट एनी इलेक्ट्रोड। केमिकल रिएक्शन कहां होता है? किसी भी इलेक्ट्रोड पर, दो इलेक्ट्रोड हैं, कैथोड और एनोड, कैथोड पर रिडक्शन, एनोड पर ऑक्सीडेशन। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस बाय करंट पास करके जो इलेक्ट्रोलाइसिस चल रहा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिसिटी गिवन टू इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट क्या है हमारा? जो कंटेनर में हम सॉल्यूशन लेते थे। तो इनका कहने का मतलब क्या है कि जो भी वेट बनेगा वो वेट किसके प्रोपोर्शन में होगा? क्यू के प्रोपोर्शन में। यहां पे आप दिमाग में रख सकते हैं कि क्यू क्या है? I इंटू टी। आई सबको पता है, व्हाट इज आई? करंट। एंड व्हाट इज टी? टाइम। कितने टाइम के लिए कितना करंट दिए, दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल इलेक्ट्रिसिटी हम लोग को मिल जाएगी। तो W प्रोपोर्शनल टू Q, और इसी को हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू Z इंटू Q। अब सवाल उठता है, ये आप इक्वेशन नंबर 1 दिमाग में रखेंगे। अब सवाल क्या होता है कि Z क्या है यहाँ पर? तो Z जो है यहाँ कांस्टेंट है। Z क्या है? कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट का नाम क्या है? केमिकल इक्विवेलेंट। इस कांस्टेंट का नाम क्या है? केमिकल इक्विवेलेंट। केमिकल इक्विवेलेंट। ध्यान से समझिएगा चीजों को एक एक करके। अब बताइए, अगर ये Z बराबर कितना हो जाएगा? केमिकल इक्विवेलेंट हमें पता चल जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे चार्ज से, तो हमें क्या मिल जाएगा? वेट ऑफ प्रोडक्ट। अब बताओ आप यहां से Z क्या लिख सकते हो? Z इज इक्वल टू कितना? W अपॉन Q। Z बराबर W अपॉन अगर Q लिख दें, और यदि Q ऐसे लिख लेते हैं, अगर Q हम 1 कूलम कंज्यूम करें, खर्च करें, Q की वैल्यू कितनी दे दें? 1 कूलम दे दें, तो जो Z है वह किसके बराबर हो जाएगा? वेट के बराबर जो प्रोडक्ट बनेगा। कैसा? न्यूमेरिकली। ध्यान में रखिएगा, ये न्यूमेरिकली इक्वल होगा, क्योंकि दोनों के यूनिट्स अलग अलग होंगे, दोनों अलग अलग है। ये तो वेट है, मतलब ग्राम में आपको मिलेगा न्यूमेरिकली। तो डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं हम लोग कि 1 कूलम चार्ज देने पर, 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी देने पर जो प्रोडक्ट का अमाउंट बन रहा है वही क्या कहलाता है? केमिकल इक्विवेलेंट कहलाता है। तो क्या कहेंगे? द वैल्यू ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट भी लोग यूज कर देते हैं। केमिकल इक्विवेलेंट Z is numerically equal to amount of product of electrolysis at any electrode when 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी माने इलेक्ट्रिक चार्ज कह सकते हो इज गिवन। ठीक है,
1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी देने पर जो अमाउंट बनेगा किसका, प्रोडक्ट का, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एट एनी इलेक्ट्रोड, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल इक्विवेलेंट Z बोलेंगे। अब कुछ एग्जांपल से इनको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है। चलो सबसे पहला हम एग्जांपल लेते हैं एक सोडियम का। Na+ है, एक इलेक्ट्रॉन अगर ये अक्वायर करेगा तो क्या बनेगा, आप ही लोग बताओ। एक सोडियम बनेगा, क्या हुआ है यहां पे, रिडक्शन हुआ है। ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, दैट मींस 1 मोल इलेक्ट्रॉन तो कितना मोल सोडियम बनेगा, 1 मोल सोडियम बनेगा, ठीक है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब कितना कूलम, 96,500 कूलम अगर हम चार्ज देते हैं तो 1 मोल मतलब कितना ग्राम, 23 ग्राम। और 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी देने पर जो वेट बनेगा सोडियम का, वही सोडियम का क्या कहलाएगा, Z कहलाएगा। तो अगर हम यहाँ 1 कूलम कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 23/96,500 ग्राम। तो Z ऑफ सोडियम अगर हम लिखें तो क्या कह दोगे, 23/96500, ठीक है। अभी कुछ गुना में हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे इस जगह को खाली छोड़ रहे हैं, बराबर फिर कुछ इससे फॉर्मूला डेवलप करेंगे। दूसरा एग्जांपल अगर हम लें मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम 2+ में होता है, 2 इलेक्ट्रॉन ये कंज्यूम करेगा और क्या बनाएगा, मैग्नीशियम का फॉर्मेशन करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब कितना मोल, 2 मोल इलेक्ट्रॉन। कितना मोल इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा। और अगर 2 मोल इलेक्ट्रॉन दोगे तो मैग्नीशियम कितना मोल बनेगा, 1 मोल बनेगा। मैग्नीशियम 1 मोल, 2 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब कितना चार्ज, 2 × 96500 कूलम चार्ज, ये कितना ग्राम बनेगा, 24 ग्राम। मोलर मास कितना होता है मैग्नीशियम का, 24 ग्राम, 24 होता है। तो अगर हम 1 कूलम दें, फिर से यहीं पे आ जाए कि 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी देने पर जो वेट बनेगा वही क्या है हमारा, Z। तो क्या कहोगे, कितना बनेगा ये, 24/96500 इंटू यहाँ किससे मल्टीप्लाई किया हमने, 2 से मल्टीप्लाई किया। तो बताओ Z अगर बात करें हम मैग्नीशियम के लिए तो आप क्या करोगे, 24 को डिवाइड करोगे 96500 इंटू किससे, 2 से। अब देखना यहां हम 1 मान सकते हैं और यहां पे कितना आया है, 2, यहां 1 और यहां 2। अब हम वैलेंसी फैक्टर या फिर एन फैक्टर आपको पढ़ाए थे। वैलेंसी फैक्टर क्या होता है कि रिड्यूस या ऑक्सीडाइज होने के लिए अगर कोई मेटल की बात करोगे, जितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है या जितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है वही उसका क्या कहलाता है, एन फैक्टर कहलाता है। एसिड का एन फैक्टर कितना H+ आयन लूज कर रहा है, बेस का एन फैक्टर कितना OH- आयन लूज कर रहा है, ठीक है। किसी भी आयोनिक कंपाउंड का एन फैक्टर कि कैटायन और एनायन पर टोटल चार्ज कितना है, ये सब हम लोग देख करके आए हैं। तो ये 24 एक्चुअली क्या है, सोडियम का मोलर मास ऑफ सोडियम। ये किसका मोलर मास है, सोडियम का, बटा 96500 जो 1 फेराड चार्ज है, इंटू एन फैक्टर है क्या, मैग्नीशियम का। बताओ ये Z मैग्नीशियम आ गया क्या। उसी तरीके से Z सोडियम क्या लिख सकते थे, 23 क्या है, मोलर मास ऑफ सोडियम, अपॉन नीचे कितना दिख रहा है 96500 इंटू 1 क्या है इसका, एन फैक्टर। किसका है एन फैक्टर, ये सोडियम का एन फैक्टर। तो आपको किसका Z का वैल्यू मिला, केमिकल इक्विवेलेंट मिला, सर सोडियम का। ये किसका मिला, मैग्नीशियम का। तो किसी भी एलिमेंट के लिए जो एन फैक्टर Z का जो वैल्यू होगा वो Z क्या होगा, मोलर मास जिसका भी चाहिए डिवाइडेड बाय 96500 इंटू जिसका चाहिए उसका क्या लिखोगे, एन फैक्टर लिखोगे। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 मान लो। यहां हमारा इक्वेशन नंबर 1, यहां इक्वेशन नंबर 2। अब आ जाते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1 और 2 का यूज करके W को लिखने चल रहे हैं। तो वेट कितना होगा बताओ, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 या फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या कहोगे, W इज इक्वल टू क्या है, Z इंटू Q, और Z की वैल्यू क्या मिल गई, m/96500 इंटू एन फैक्टर। तो m मल्टीप्लाई हो जाएगा Q के साथ, और Q की वैल्यू कितनी है, I इंटू T। ये देखिए यहां पे ये किसकी वैल्यू दी हुई है, Q की। तो क्या लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू, अगर हम लिख दें तो क्या लिखेंगे, मोलर मास इंटू करंट इंटू टाइम। ये Q की वैल्यू हो गई,
अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 96500 इंटू एन फैक्टर, 96500 इंटू एन फैक्टर। ये दिमाग में रख सकते हो। एक इंपॉर्टेंट रिलेशन 3 जो बहुत जगह काम आएगा आपको। उसके बाद इस रिलेशन के बाद अगर हम बात करें तो इसे ये भी लिख सकते हैं हम लोग, W इज इक्वल टू ई एम इंटू आई इंटू टी अपॉन कितना 96500। ये भी लिख सकते हैं हम लोग। ये 4 नंबर आप नाम दे सकते हैं इसको। यहां पे EM क्या है, इसमें जो हम EM यूज कर रहे हैं एक्चुअली मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। देखिए दोनों नहीं दिख रहे होंगे। मोलर मास अपॉन एन फैक्टर की जगह पर क्या लिख दिए EM। EM क्या होता है, केमिकल इक्विवेलेंट मास। ठीक है, केमिकल इक्विवेलेंट मास, केमिकल इक्विवेलेंट मास, केमिकल इक्विवेलेंट मास। और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग यहां से फ्रॉम 3 देखो तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, तो मोलर मास अपॉन वेट अपॉन कितना मोलर मास। अब देखो वेट है, मोलर मास को अगर नीचे लेके आ जाओगे तो क्या हो जाएगा I इंटू टी अपॉन 96500 इंटू कितना एन फैक्टर। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, 5 नंबर में आप दिमाग में रख सकते हो, है ना। अब अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस में कैथोड और एनोड प्रोडक्ट की बात करें तो दोनों जगह सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। दैट मीन्स I और T दोनों के लिए सेम है, दोनों इलेक्ट्रोड पर I और T दोनों के लिए क्या है सेम। जैसे अगर आपका ये कोई कंटेनर है और इसमें जो 2 इलेक्ट्रोड आपके हुआ करते थे, इसी में इलेक्ट्रोलाइट होता था और ये कनेक्शन आप करते थे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये एनोड ये कैथोड था। तो जब तक स्विच ऑन रहेगा तब तक कैथोड को भी और एनोड को भी दोनों को सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। दैट मीन्स करंट भी सेम होगा दोनों में और टाइम भी दोनों के लिए क्या होगा सेम होगा। तो क्या कहोगे एट कांस्टेंट I एंड T, अगर कांस्टेंट I और T हो जाए मतलब सेम है दोनों के लिए और 96500 भी कांस्टेंट है, तो जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के, कैथोड प्रोडक्ट या एनोड प्रोडक्ट, वो किसके रेसिप्रोकल में होता है एन फैक्टर के। आप यहां से ये बता सकते हो कि जिसका एन फैक्टर हाई होगा उसका मोल्स कम बनेगा और जिसका एन फैक्टर लो होगा कम होगा उसके मोल्स ज्यादा बनेंगे। तो कैथोड और एनोड प्रोडक्ट की अगर बात करें, मोल्स ऑफ कैथोड प्रोडक्ट अपॉन मोल्स ऑफ एनोड प्रोडक्ट या मोल्स एट कैथोड अपॉन मोल्स एट एनोड इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, एन अगर ऊपर है तो एन फैक्टर नीचे है, तो मोल्स एट कैथोड ऊपर है तो कैथोड पर जो प्रोडक्ट बना उसका एन फैक्टर कहां होगा नीचे में होगा। तो एन फैक्टर कहां पर कैथोड वाले प्रोडक्ट का अपॉन ऊपर में क्या लिखोगे, नीचे एनोड है तो यहां ऊपर में हो जाएगा कौन से वाले का एनोड वाले का। इस तरीके से आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, आप इस पर बहुत सारे प्रॉब्लम यहां से सॉल्व हो जाएंगे, यहां से सॉल्व हो जाएंगे, ये आपका मेन रिलेशन है। तो यही था हमारा क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में फैराडेज फर्स्ट लॉ। इसमें हम लोग देखेंगे अगले क्लास में फैराडेज सेकंड लॉ और फिर दोनों पर कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे।